हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारद्वाज गुरुकुलम। आज हम मोमेंट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के बारे में। तो जब भी हम किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, कोई की स्टेशनरी रिजिड बॉडी है जिस पे हमने फोर्स लगाया जो कि फ्री टू मूव है, यानी वो कहीं से भी फिक्स नहीं है, तो वो बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी, जिसे हम लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। उसी जगह अगर हम इसी बॉडी को किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दें या पाइवोट कर दें, यानी दिस बॉडी इज़ पाइवोटेड एट अ पॉइंट, तो यहाँ पर जो कोई भी फोर्स लगाया जाएगा वो फोर्स क्या करेगा, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल तो कर नहीं पाएगी क्योंकि ये फ्री टू मूव तो है नहीं। तो इसलिए इसमें जो टाइप का मोशन होगा वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा, क्योंकि ये बॉडी रोटेट करेगी एक तरीके से। तो ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। तो लीनियर मोशन का जो एग्जांपल है उसके लिए देखते हैं। लीनियर मोशन के लिए आप देख लीजिए, कोई एक बॉल है वो फ्री टू मूव है, तो उसको जब हम फर्श पे रोल कराएंगे तो वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, जिसे लीनियर मोशन कहेंगे। और उसी जगह अगर हम किसी टैप को खोल रहे हैं, यानी किसी नल को खोल रहे हैं, तो उस जगह पे जो मोशन हो रहा है वो रोटेशनल मोशन कहलाता है। या फिर हम देखें, जब हम और भी साधारण, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं डोर को हैंडल से, तो वहाँ पर जो डोर है वो अपने एक एक्सिस से, जो कि उसका जैसे ये डोर है, तो वहाँ वो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है आगे पीछे, और इस तरीके के मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। आइए चलिए जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के बारे में। मोमेंट बेसिकली टर्निंग इफेक्ट को भी कह सकते हैं, यानी जो रोटेशनल मोशन में जितना टर्निंग इफेक्ट आता है उसके बारे में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पर सामने एक फिगर है आपके, उसको देख लीजिए। तो इस फिगर में हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ रोटेशनल मोशन होना है तो हमने क्या किया, इसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया, जो कि ओ हमने दिया है नाम। अब इस पॉइंट पे फिक्स करने के बाद हमने क्या किया, जब भी फोर्स लगाया तो यहाँ पर जो कि ये एफ है, ये फोर्स लगाया जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी रोटेट करेगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं एक्चुअली में क्या होगा। देखिए, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, यहाँ से जो सीधे वर्टिकल लाइन जा रही है, एक्सिस जा रही है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। जब भी हम इस पॉइंट से, जहाँ से फिक्स्ड है, उससे कुछ दूरी पे फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स की वजह से ये बॉडी जो होती है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करती है। तो इस तरीके से जो इसमें फोर्स लगाने से कह सकते हैं कि मोमेंट उत्पन्न हुआ या फिर टॉर्क उत्पन्न हुआ, या इसको जो है मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अराउंड एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। अब देखिए, बॉडी का टर्न करना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है कि हमने फोर्स कितना अप्लाई किया, और दूसरा है जो यहाँ पर बॉडी हमने ली है, इस बॉडी में देखिए यहाँ पर हमने बताया कि आपको जो सीधे सीधे नीचे की तरफ जा रही है वर्टिकल, उसको लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, और उससे जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। जस्ट मतलब कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों के बीच में, दोनों परपेंडिकुलर हम मान के चलते हैं होता है। तो इसके बीच में ये एक्सिस और इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दूसरा उस पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर होता है। तो यानी क्या हुआ, पहला फैक्टर तो हमारा हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगला है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये आपका जो है एक तरीके से इसकी कह सकते हैं कि डेफिनेशन और है। द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरीके से अगर हम इसको जो है फॉर्मूले में बनाना चाहें तो वो इस तरीके से बन के आएगा कि मान लेते हैं कि फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो F है, और जो यहाँ पर हम ये वाले फिगर में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन की और एक्सिस ऑफ रोटेशन की वो OP हुई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई क्योंकि FP क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, और O पॉइंट पे जो नीचे नीचे एकदम वर्टिकल जो एक्सिस जा रही है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन करेंगे क्योंकि उसी के अबाउट तो ये टर्न करेगी। तो इस तरीके से जो ये फॉर्मूला बन के आया वो आया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट टू F इनटू OP। अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। जैसे देखिए जब भी स्टार्टिंग में जो हमने लिया यहाँ पर जो बॉडी में रोटेशन उत्पन्न हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ। अगर इस बॉडी पे हम इस तरीके से फोर्स लगाए कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उत्पन्न हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अब देखिए जो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, यानी वहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट उत्पन्न हुआ है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। इस तरीके से जो रहेगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे। ये हो गया आपके सामने। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करने में किस तरीके से ये हम कर सकते हैं उसको देखते हैं। पहला है कि बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसका हम पॉइंट यानी उसका हम जो है पोजीशन ही चेंज कर दें। पहले में हमने यहाँ किया तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स उत्पन्न हुआ, और दूसरे में हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ। और दूसरा है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमने एक ही पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर दिया। एक बार हमने इस तरफ किया और दूसरी बार इस तरफ। जब हमने इस तरफ किया तो ये डायरेक्शन था जो कि एंटी क्लॉकवाइज है यानी पॉजिटिव, और दूसरे में क्या हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी नेगेटिव। अब नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। अब देखिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स है हमने देखा कि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिला था हम यहाँ से देखेंगे। फोर्स इंटू OP है, OP क्या है, डिस्टेंस है, तो यानी यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो कि SI यूनिट जो MKS फॉर्म में होती है वो होती है फोर्स इंटू फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर। CGS में क्या होती है डाइन, फोर्स की और डिस्टेंस की होती है सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसका कन्वर्जन देख लेते हैं, 1 न्यूटन मीटर। अब इसको सामने इक्वेट करेंगे तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं और 1 मीटर में 10⁻² यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आया 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। KGF में देखें तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है, ये हम जानते हैं, और मीटर हमारा मीटर ही है। तो इस तरीके से 1 KGF मीटर जो हुआ वो
9.8 इंटू 9.8 न्यूटन मीटर हुआ, और दूसरा GF इंटू सेंटीमीटर, तो उसके लिए 9 इंटू सेंटीमीटर हुआ। तो ये जो हमारा KGF और GF है, ये ग्रेविटेशनल जब हम बात करते हैं उस समय इसका यूज़ होता है। यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल है, जिसमें से एक सबसे पहला और बहुत ही आपके सामने परिचित एग्जांपल है, जो कि डोर का है। हमने यहाँ हैंडल पे फोर्स लगाया, अब देखिए ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन हुआ, और ये क्या है, यहाँ पर पाइवोटेड है। तो और जहाँ पाइवोटेड है वहीं से ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम नोट डाउन करेंगे इनटू जो है जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट इसमें जनरेट हुआ है, यानी इसका टॉर्क हमें पता चल जाएगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इन सब एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है कि जो टर्निंग ऑफ बॉडी है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में होती है। यानी अगर हम देखें यहाँ पर, जितना हमने ये एक्सपेरिमेंट से भी जनरल एक्सपेरिमेंट है जो हम देख सकते हैं अपने घरों में, हैंडल जितना मतलब कि इसके बीच में लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा मोमेंट उत्पन्न होगा, उतना ही आसान रहेगा हमारे लिए उसको खोलना भी। तो इस तरीके से ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ कपल। अब देखिए जो कपल होता है यहाँ पर उसकी चर्चा भी हम कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी मोमेंट उत्पन्न हुआ है यहाँ पर दोनों चीज़ें काम करती हैं, यानी एक्शन भी है और रिएक्शन भी है। अगर हमने यहाँ हैंडल पे फोर्स लगाया तो उतना ही इक्वल और अपोजिट जो फोर्स है वो यहाँ पर सपोर्ट पे इसके लगा है। इस वजह से ही एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है और जिसकी वजह से ये दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे यहाँ पर है उतना ही फोर्स जितना हमने यहाँ लगाया उतना ही फोर्स यहाँ पर लगेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर रोटेशन होगा। तो ये जो दो जो है फोर्स हैं, पेयर ऑफ फोर्स, इनको हम कपल या कहते हैं। इसीलिए हमने कहा है, इसमें लिखा भी है देखिए कि कपल इज़ ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस द रोटेशन। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने ये है, जो ये है यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने कपल एक्शन जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। एक हमने रॉड ले लिया है, बेसिकली इसको हमने ओ पॉइंट पे क्या किया, पाइवोट किया है। यहाँ पर यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया और एक यहाँ पर लगाया गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या किए, इस पर कपल बनाए। तो इस तरीके से इसमें एक रोटेशनल मोशन जनरेट हुआ। अब देखिए जो यहाँ पर था उसका हम कैलकुलेशन कर देंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, और यहाँ पर तो दोनों निकल करके हमारे पास ये आया मोमेंट ऑफ फोर्स एट इंड ए ओ एफ इंटू ओ ए, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मोमेंट ऑफ फोर्स एट इंड बी जो कि वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, एफ इंटू ओ बी। जो टोटल मोमेंट ऑफ कपल हुआ वो निकल के आया, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों
एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों पॉजिटिव हुए, तो यानी F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी। अब जब इसमें से हमने F कॉमन लिया तो F इंटू ओ ए प्लस ओ बी जो कि ए बी है, यानी डिस्टेंस D जो कि इसकी पूरी लेंथ है दोनों। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो दो फोर्सेस लगे हैं ये कपल के, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। तो यानी मोमेंट ऑफ अ कपल जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस। अब यहाँ पर देखिए जो फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट होता है, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही फोर्स कोई भी एक कह देंगे तो वो पर्याप्त है। अगला है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। तो इसके लिए देखिए आगे देखते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली में क्या है कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कोई भी बॉडी है अगर उस पर नेट फोर्स जो हो रहा है वो ज़ीरो हो रहा है, यानी अगर इधर से भी लग रहा है इधर से भी लग रहा है और मिल के ये ज़ीरो हो जाए नेट फोर्स, तो ऐसा जो है स्टेट क्या कहलाएगा उस बॉडी का, वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो ये भी देखिए इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के होते हैं, पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बहुत ही बेसिक है और आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। अगर हमने जो इसमें दिया गया है उसी के थ्रू, अगर टेबल पे कोई एक बुक रखी है उसको हम राइट से जितना प्रेस कर रहे हैं राइट से उतना ही लेफ़्ट से भी प्रेस करें और उसमें नेट मोशन कुछ भी ना हो, वो रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहे, तो ऐसे को कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसी जगह डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, व्हेन अ बॉडी इज़ इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी बॉडी क्या है स्टेट ऑफ मोशन में, वहाँ पर क्या था स्टेट ऑफ रेस्ट था, तो उसका स्टेट क्या था रेस्ट, मतलब वो रेस्ट स्टेट में थी। जैसे देखिए कि एक रेन ड्रॉप है वो जब ऊपर से गिरती है तो क्या होता है उस पर जो बायंसी है और उसका सारी चीज़ें उसका वेट वगैरह जो भी काम कर रहा है वो सब उसको जो है नेट फोर्स क्या हो रहा है उसका ज़ीरो हो जा रहा है, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगला है आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन देख लेते हैं, ये एग्जांपल या फिर जो इसके काइंड है उसके थ्रू ही है। पहला है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा क्या है द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी ज़ीरो, दैट इज़ द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन must be equal to the sum of clockwise moments about the same axis। यानी पहला है कि अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो उस केस में है, और दूसरा रोटेशनल केस में है। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल में है तो वहाँ पर जो कोई भी बॉडी है उस बॉडी पे पहली चीज़ तो यहाँ मोशन नहीं होगा पहले केस में, क्योंकि अगर हमने इधर से भी फोर्स लगाया इधर से भी फोर्स लगाया तो बॉडी जिस स्टेट में थी उसी स्टेट में है, वो बेसिकली वो रेस्ट स्टेट में है, तो इस तरीके से इसमें कोई मोशन नहीं हुआ, तो ये कहलाएगी ये इक्विलिब्रियम में है, यानी जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो हो जा रहा है। दूसरा है कि अगर हम रोटेशनल की बात करें तो उस केस में मोमेंट जो होगा उसका ऑल फोर्सेस का वो सब मिल करके ज़ीरो हो जाना चाहिए, यानी जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट काम कर रहा है उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट काम करे अबाउट द सेम एक्सिस, जो भी उसका एक्सिस हो रोटेशन है, तो ऐसे में वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यही इक्विलिब्रियम से ही निकल के आता है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे
अगर कोई बॉडी कहीं से पाइवोटेड यानी कहीं से फिक्स्ड है, जाहिर सी बात है हम यहाँ पर जितने भी फोर्स लगाएंगे वो इसमें रोटेशनल मोशन जनरेट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो कोई भी फोर्स लगाया जा रहा है, जो भी जितने भी फोर्स लगाया जा रहा है, उन फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स आ रहा है, मतलब उनको ऐड करें, हम कुछ भी करें तो ऐड करें, उनको कलेक्ट करें कह सकते हैं, तो उसकी वजह से जो नेट फोर्स आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, वो तब कहलाएगा, ऐसा जो है कहलाएगा वो इक्विलिब्रियम है। तो इसका सेंस क्या कहता है कि जो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स हो जाएगा। अब देखिए अगला है कि वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो इसको हम यहाँ से एक मीटर स्केल के थ्रू वेरीफाई करेंगे। एक मीटर स्केल लिया हमने और यहाँ पर दो अलग अलग वेट को हमने लटका दिया है अलग अलग पॉइंट्स पे। जहाँ से ये सपोर्ट की गई है उसको पाइवोट या फिर फिक्स्ड उसका पोजीशन कहेंगे। वहाँ से पहले वेट को, वहाँ से जो पहले वेट की डिस्टेंस है उसको L1, दूसरे की जो है L2, ये दोनों हमने देख लिया। तो और इसको जब हम देखते हैं यहाँ पर, इन मान लीजिए ये जो वेट W1 है, इसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, इसका जो फोर्स है इनटू जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा W1 इंटू L1, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो इसके वेट के बराबर ही है। और दूसरे में क्या है W2 के केस में वो ये है W2 इंटू L2। अब देखिए यहाँ पर जो है W1 के केस में ये क्या हो रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और W2 के केस में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो हमने क्या देखा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में कि दोनों का जो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स है मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो आएगा हमारा W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये लेक्चर यही हम एंड करते हैं। आपको इस लेक्चर में कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।